नर रत्नों की खदान सुसंस्कृत परिवार। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पाठ 3। महिला जागरण बनाम परिवार निर्माण। व्यक्तित्वों के निर्माण में परिवार के आधारभूत महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। समाज निर्माण और लोक सेवा के क्षेत्र में जिन्हें कुछ ठोस कार्य करने की उत्कंठा हो, उन्हें चाहिए कि वे परिवार निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य में लगे। राष्ट्र को, समाज को, विश्व को सुसंस्कृत और समुन्नत स्तर के नागरिकों से भरा पूरा बनाना ही सच्चे अर्थों में विश्व मानव की सेवा है। इसके बिना प्रगति के अन्य समस्त आधार निरर्थक ही सिद्ध होंगे। वैभव कितना ही विपुल क्यों न हो, यदि उनका सदुपयोग करने की शालीनता न हो, तो बंदर के हाथ तलवार पड़ने की तरह वह उल्टा आहत ही करेगा। इसके विपरीत उच्च स्तरीय प्रतिभाएं स्वल्प साधनों में भी, सामान्य परिस्थितियों में भी प्रगति एवं सुख शांति की दिशा में उल्लेखनीय कीर्तिमान खड़े कर लेती है। प्रगति और विकास के नियमों का अध्ययन किया जाए, जिन लोगों ने उन्नति की है उनकी जीवन गाथा पढ़ी जाए, तो यही तथ्य उभर कर सामने आता है कि वास्तविक प्रगति व्यक्तित्व का स्तर ऊपर उठाने से ही होती है, सुविधा साधनों के बढ़ाने से नहीं। नहीं, इसके लिए परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जो इस तथ्य को समझते हैं वे ही यह भी जानते हैं कि इस महान निर्माण में परिवार संस्था का जितना योगदान हो सकता है उतना और किसी का नहीं। व्यक्ति को ढालने की अवधि का अधिकांश 10 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते पूरा हो चुका होता है। इसके बाद तो स्कूली पढ़ाई और अनुभव संपर्क आदि के सहारे दूसरी साज सज्जा होती रहती है। 10 वर्ष की आयु तक बालकों को घर की परिधि में ही रहना पड़ता है। जिन व्यक्तियों के बीच बालक का अधिकांश समय कटता है वे नर नहीं, नारी वर्ग के ही होते हैं। बच्चा नकल करता है, विचारों की भी, परंपराओं की भी और विचारणाओं की भी। इस प्रकार महिलाएं न केवल मनुष्य जाति को जन्म देती है, वरन उसके व्यक्तित्व निर्माण में ही वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए सुसंस्कृत व्यक्तियों के निर्माण द्वारा परिवार को नर रत्नों की खान बनाने और समाज में अभिनव सुखद परिस्थितियां विनिर्मित करने की दृष्टि से महिलाओं का जितना योगदान हो सकता है उतना और किसी का नहीं। इन दिनों तो नारियां, महिलाएं बुरी तरह पिछड़ी है। क्या आधुनिक और प्रगतिशील कहे जाने वाली महिलाएं और क्या पुरानी रूढ़ियों से चिपटी हुई, परंपराओं से जकड़ी हुई स्त्रियां, सभी पर पिछड़ेपन का अंधकार छाया हुआ है। पिछड़ापन इस दृष्टि से है, न उन्हें अपने स्वरूप का बोध है और न ही महत्व का ज्ञान। प्रगतिशील नारी को सोने की, पिछड़ी नारी को लोहे की जंजीरों से दुर्भाग्य ने चिरकाल से जकड़ रखा है और वे बंधन एक वस्त्र बदलने दूसरा पहनने ऐसे ही आंख मिचौनी खेलते हैं, हटने का नाम नहीं लेते। प्रगतिशीलता ने विलास की और पराधीनता ने उत्पीड़न की नीति अपनाई है। फलतः नारी के सामने अंधकार ज्यों का त्यों है। इस दुर्गति से समस्त मानव समाज को असीम क्षति सहन करनी पड़ रही है। पिछड़ी नारी दूसरों की सहायता मजदूरनी एवं रमणी के रूप में नगण्य सी मात्रा में ही कर पाती है। बदले में उसका, उसके प्रजनन का आर्थिक तथा सुरक्षापरक भार इतना होता है जिससे उसकी उपस्थिति अनिवार्य होते हुए भी उपयोगिता तनिक से रह जाती है। दहेज की वेदी पर चित्कार करती हुई तनिक से कारणों से परित्यक्ता का जीवन बिताने वाली, निरंतर अपमान और उत्पीड़न सहने को विवश प्रगति की परिस्थितियों से वंचित नारियां ही सर्वत्र पाई जाती है। सुसंस्कृत और समुन्नत कही जाने योग्य महिलाओं को तलाश करने पर निराशा ही हाथ लगेगी। स्पष्ट है कि पिछड़ा, पददलित और असमर्थ व्यक्ति इसी प्रकार अपनी लाश ही ढो सकता है, दूसरों की कोई कारगर सहायता नहीं कर सकता। आज की नारी अपने लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि पालनकर्ताओं के लिए भी बहुत कुछ उपयोगी बनकर नहीं रह पा रही है। इस स्थिति में
हर दृष्टि से हानि ही हानि है। आधी जनसंख्या को दुर्गति से मुक्ति दिलाना इतना बड़ा काम है जिसे अब तक की समस्त राजनैतिक एवं सामाजिक क्रांतियों की तुलना में अधिक भारी और अधिक महत्वपूर्ण ही माना जाएगा। आधी जनसंख्या और आधी दुनिया को समान रूप से प्रभावित करने वाली समस्या और कोई नहीं। प्रजनन के कारण उत्पन्न शारीरिक दुर्बलता और आर्थिक अक्षमता का लाभ समर्थ पक्ष ने भरपूर उठाया है। उसे यह स्वाभाविक प्रतीत होता है और अधिकार जैसा लगता है। इस मान्यता को उलटना और सहयोगी की मान्यता हृदयंगम करना बड़ी बात है। उससे भी कठिन वह पुनर्निर्माण है जिसके आधार पर पिछड़ेपन को प्रगतिशीलता तक पहुंचाने के लिए अनेकानेक रचनात्मक कार्यों को हाथ में लेने, फैलाने, परिपुष्ट करने और सफलता तक पहुंचाने की सुविस्तृत योजना कार्यान्वित की जानी है। कहने सुनने में, लिखने पढ़ने में यह बातें सरल प्रतीत हो सकती है। वस्तुतः उनका बहुमुखी क्रियान्वयन करना कठिन है कि गोवर्धन उठाने और समुद्र सेतु बांधने की गाथाओं से उसे हल्का नहीं, भारी ही कहा जाएगा। और अपने सामने यह युग चुनौती है। सृजन शिल्पियों को इस प्रयास को इसलिए भी अपने हाथ में लेना होगा कि सर्वसाधारण के लिए इसका महत्व तक समझना कठिन है। विग्रह खड़ा न हो तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, भले ही गुत्थी इतनी ही उलझी हुई क्यों न हो। आज सबका ध्यान कूटनीतिक उथल पुथलों और अर्थ साधनों तक सीमाबद्ध होकर रह गया है। जब नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति तक के लिए उत्साह उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो महिला जागृति का कार्य कोई क्यों हाथ में लेगा? यूं फैशन के नाम पर तो सरकारी महकमे और सुधार संस्थाओं की चोंचले भी आए दिन कुछ न कुछ उछल कूद करते दिखाई पड़ते हैं। पर इस ओस चाटने से समय की प्यास कहाँ बुझने वाली है? उसके लिए तो ठोस, बड़े और संगठित प्रयास होंगे। अपने निजी शरीर एवं घर तक सीमित रहने वाली बातों को निजी प्रयास से संपन्न किया जा सकता है, किंतु जिन समस्याओं का संबंध सुविस्तृत जनसमुदाय से, समस्त मानव समाज से है, उन्हें संगठित रूप में ही किया जा सकता है। यूं शरीर और परिवार की सांझ संभाल में भी संबद्ध व्यक्तियों की अनुकूलता और सहायता की आवश्यकता पड़ती है। फिर जिस अभियान को अधिकाधिक विस्तृत बनाया जाना है, उसके लिए संगठित प्रयत्नों के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं। थोड़ा सा काम छोटे क्षेत्र में करना हो तो व्यक्तिगत प्रयास एवं सामान्य स्तर के संस्थान संगठन में काम चल सकता है, किंतु उसे व्यापक ही बनाना हो तो सर्वप्रथम समर्थ संगठन तंत्र खड़ा करना ही होता है। सामूहिक प्रयत्नों से ही बड़े काम संपन्न होते हैं। सैनिकों की छावनियां, श्रमिकों के सहयोग से चलने वाली फैक्ट्रियां, साधुओं की जमातें, संस्थाओं के संगठन यही बताते हैं कि व्यापक प्रयोजनों के लिए न तो एकाकी प्रयत्नों से काम चलता है और न छोटे संस्थान काम देते हैं। विशाल कार्यों के लिए विशाल साधन भी चाहिए। शासन तंत्र को एक देश की सुरक्षा एवं प्रगति की भौतिक जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। इसके लिए वरिष्ठ व्यक्तियों और विशिष्ट साधनों का सुविस्तृत सरंजाम जुटाना पड़ता है। धर्मतंत्र आज गई गुजरी और अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा है, तो भी उसमें कितनी बड़ी जनशक्ति, कितनी साधन शक्ति सुनियोजित है, उसे आंख पसार कर देखा जा सकता है। संगठित प्रयासों से ही ऊंचा और बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सुसंस्कृत व्यक्तियों के निर्माण में परिवार के माध्यम से व्यक्ति और समाज निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिला जागरण प्रथम कार्य है। इसके लिए महिला शालाओं का संगठन कई वर्ष पूर्व हुआ था। इसी के लिए जागृति अभियान पत्रिका प्रकाशन आरंभ किया गया और 1 वर्षीय कन्या प्रशिक्षण सत्र के लिए विद्यालय की व्यवस्था बनाई गई। देव कन्याओं के दौरे पर भेजकर महिला जागृति का शंख बजाया गया और महिला सम्मेलनों की धूम मचाई गई। महिला प्रशिक्षण के सत्र भी चले और छोटा महिला साहित्य भी छपा। यह पिछले दिनों की रिपोर्ट है जिसे अनेकानेक व्यस्तताओं और असुविधाओं के बीच यथासंभव प्रयास करके संपन्न किया गया। शुभारंभ की दृष्टि से
इतने को भी संतोष की सांस लेने जितना माना जा सकता है। किंतु श्री गणेश तो श्री गणेश है। ध्यान केंद्रित करने, दिशा निश्चित करने, साधन जुटाने और उत्साह बढ़ाने की दृष्टि से श्री गणेश का भी अपना महत्व है, पर काम तो उतने से ही नहीं चल सकता। भूमि पूजन और शिलान्यास का हर्षोत्सव कितने ही उत्साह और समारोह के साथ क्यों न मनाया गया हो, भवन निर्माण का कार्य तो कुशल शिल्पियों, उपयुक्त साधनों के श्रम सहयोग जुटाने से ही संभव है। महिला जागरण के संबंध में भी यही बात है। वह बड़ा काम है और उसके लिए बड़ी योजना बनने, बड़ी तैयारी होने और बड़े साधन जुटाने से ही काम चलेगा। महिला जागरण का कार्य प्रतिभा संपन्न नारी समुदाय द्वारा स्वयं समुन्नत बनने और अपने वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए सृजनात्मक प्रयत्न करने की व्यवस्था बनाकर आरंभ तो किया जा सकता है, पर उसे इतने भर तक सीमित नहीं रखा जा सकता। महिला शब्द का साहित्यिक अर्थ जो भी होता हो, अपना तात्पर्य उसका प्रयोग करने में ऐसे समर्थ नेतृत्व से है जो समूची परिवार संस्था को नए सिरे से उच्च स्तरीय आधार पर अभिनव सृजन की भूमिका निभा सके। कार्य क्षेत्र घर की सीमा में हो या गांव मोहल्ले में हो अथवा व्यापक परिधि में फैला हो, वह परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है, किंतु लक्ष्य सर्वत्र एक ही रहता है। परिवार में स्वर्गीय परिस्थितियों का सृजन। वस्तुतः यही बड़े रूप में धरती पर स्वर्ग का वह अवतरण है जिसके लिए युग निर्माण योजना की समस्त गतिविधियां केंद्रीभूत हो रही है। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य लेकर चल रहे अभियान को, प्रस्तुत मिशन और कार्यक्रम को देखते हुए महिला जागरण शब्द भी अपूर्ण एवं एकांगी है। इसका सही नाम परिवार निर्माण है। महिला जागरण तो उसकी पहली सीढ़ी है। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को सही ढंग से पढ़ाया जा सके, इसके लिए अध्यापकों का सुयोग्य और प्रशिक्षित होना आवश्यक है। उसी प्रकार परिवार निर्माण का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इस संस्था की कर्णधार महिलाओं का भी सुयोग्य होना आवश्यक है। इसका मतलब यह नहीं है कि परिवार निर्माण केवल महिलाओं का ही विषय है। उसमें परिवार से संबंधित प्रत्येक समझदार सदस्य की अपनी भूमिका और अपना दायित्व है। महिलाओं को प्रधानता इसलिए दी जा रही है कि उस अभियान का नेतृत्व जागृत महिला ही कर सकती है। इसलिए प्रमुखता तो सेना के कप्तानों की तरह उन्हें ही मिलेगी, किंतु कप्तानों का वर्ग है, सुसज्जित सेना नहीं है। सैन्य दल का विस्तार और सुरक्षा का लक्ष्य अधिक व्यापक है। कप्तानों का भी उसमें योगदान तो है, पर उन्हीं लोगों को शिक्षा, सुविधा एवं समर्थता होने पर भी सुरक्षा के लिए और भी बहुत कुछ करना शेष रह जाता है। इसी प्रकार आधी जनसंख्या के वरिष्ठ वर्ग नारी समुदाय के उत्कर्ष को प्रमुखता देते हुए भी ध्यान यही रखना होगा कि लक्ष्य परिवार निर्माण है और परिवार संस्था के अंतर्गत प्रायः समस्त मानव समाज का समावेश हो जाता है। बाल वृद्ध नर नारी समर्थ असमर्थ सभी परिवार में प्रश्रय प्राप्त करते हैं। शासन तंत्र की परिधि में समस्त जन समुदाय आ जाता है। धर्म तंत्र की पकड़ से भी कदाचित ही कुछ लोग बचे हों। उसी प्रकार समाज तंत्र के समर्थक घटक परिवार भी अपने अंचल में समस्त जन समुदाय को समेटे हुए हैं। परिवार ही शिशुओं के जन्मने, पोषण पाने और व्यक्तित्व का 3/4 ढांचा खड़ा करने का समर्थ विद्यालय है। परिवार ही समर्थों के निर्वाह, विश्राम और शक्ति संचय एवं आनंद उल्लास का मूर्तिमान कल्प वृक्ष है। परिवार असमर्थों का अनाथालय, विश्राम गृह और चिकित्सालय है। परिवार एक छोटा समाज तंत्र एवं सहकारी संगठन है। व्यक्तित्व के विकास में काम आने वाले सभी आवश्यक सद्गुण इसी में रहकर सीखे जाते हैं। इसलिए उस मांस के लोथड़ों को मनुष्य के रूप में ढालने वाला कारखाना भी कह सकते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज तो आकाश की तरह विस्तृत है। उसका व्यावहारिक कलेवर परिवार है। परिवार ही वह समाज है जिसे व्यावहारिक समाज कह सकते हैं।
समाजवाद यदि शासन या अर्थव्यवस्था तक सीमित रखना हो तो बात दूसरी है। अन्यथा परिवारवाद को ही वास्तविक समाजवाद मानना पड़ेगा। मानवीय विशिष्टता का चरम विकास वसुधैव कुटुंबकम में ही है। समाजगत श्रेष्ठता की चरम परिणति जन समुदाय को परिवार जैसी भावना और व्यवस्था में बांध लेना है। सतयुग, राम राज्य, धर्म राज्य, देव युग की जो चर्चाएं होती रहती है, उसे प्राप्त करने में निश्चय ही उस समय के मनुष्य को विश्व परिवार का सिद्धांत, कल्पना और मान्यता से आगे बढ़ाकर व्यवहार में समाविष्ट करने की सफलता मिल गई होंगी। उज्जवल भविष्य की संरचना का ठोस आधार परिवार संगठन के परिष्कृत और सुव्यवस्थित होने पर ही निर्भर है। इसीलिए महिलाओं को जागृत किया जा रहा है। परिवार साध्य और महिला साधन है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि परिवार शब्द से आशय क्या है। परिवार का अर्थ मात्र दाम्पत्य जीवन तक ही सीमित नहीं है। दाम्पत्य जीवन तो नए परिवार की शुरुआत भर है। परिवार वस्तुतः एक दर्शन है जिसे अपनाए बिना अन्य प्राणियों का काम तो चल जाता है, किंतु मनुष्य की इसके बिना कोई गति नहीं है। परिवार का अर्थ दाम्पत्य जीवन नहीं है, वह तो नए परिवार की शुरुआत है। सृजन और परिष्कार के लिए यह आवश्यक नहीं कि विवाह करके नया परिवार ही बनाया जाए और सृजन प्रयास वहीं से आरंभ किया जाए। हर मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। इसके बिना किसी की गुजर नहीं। छोटे बालक अविवाहित होते हैं तो भी वे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उस क्षेत्र में आदान प्रदान से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुमारियां, विधवाएं, परित्यक्ताएं, कुमार, विधुर और विरक्त व्यक्ति भी किसी न किसी परिवार की छाया में रहकर ही सामान्य निर्वाह की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। साधु जमातों में, मठों में रहते हैं, बीमार अस्पतालों में और सैनिक छावनियों में। ऐसा निर्वाह संस्थान जिसमें एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार एवं सुविधाओं के सूत्र में बंधे हुए हैं, परिवार कहे जा सकते हैं। गायत्री परिवार या महिला परिवार एक स्थान पर नहीं रहता तो भी आदान प्रदान के अति महत्वपूर्ण सूत्रों से बंधे होने एवं कई प्रयोजनों में परस्पर गुंथे रहने के कारण वह भी परिवार कहे जाने की परिधि में आ गया। हमें परिवार निर्माण इसी व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। अंश वंश के कुछ लोगों का एक घर में रहना छोटा परिवार है और समाज तथा विश्व बड़ा। लक्ष्य विश्व मानव का वसुधैव कुटुंबकम का पुनर्निर्माण करना ही है और उसी का आरंभ अपने परिवार से, घर से, जिसमें स्वजन संबंधी और संपर्क क्षेत्र के व्यक्ति आ जाते हैं, उसी से करना है। इस अभियान में निर्माण साधना में महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाएं सो ठीक है, पर सब कुछ उन्हीं पर छोड़कर पुरुष वर्ग दूर से तमाशा देखे और उन्हीं से सब कुछ कर गुजरने की अपेक्षा रखे, ऐसा नहीं हो सकता। मोर्चा पर लड़ना तो सैनिक को ही करना पड़ता है, किंतु उसे ठीक तरह लड़ सकने और विजयी बनकर लौटने के लिए दूसरों को भी कम प्रयत्न नहीं करने पड़ते। सैनिकों को भोजन, वस्त्र, आयुध, वाहन, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आदि अनेकानेक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें जुटाने में असंख्य मनुष्यों का अनवरत श्रम और नागरिकों को कर रूप में दिया गया अनुदान प्रचुर परिणाम में नियोजित होता है। तब कहीं वह स्थिति बनती है जिसमें सैनिकों का सफलतापूर्वक मोर्चा संभल सकना संभव हो सके। जागृत नारी की भूमिका अग्रिम होगी निश्चित है, पर परिवार निर्माण अभियान इतना बड़ा है जिसके लिए जागृत पुरुष को भी इससे कम नहीं अधिक ही प्रयास करने होंगे। सैनिक लड़े तो, पर उनका पथ प्रशस्त करने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, ड्राइवर, रसोइये, कारीगर आदि का अता पता भी न हो तो विजयश्री प्राप्त करना तो दूर, मोर्चे तक पहुंचना एवं लड़ना साधन बनने तक संभव न होगा। जागृत महिलाएं परिवार निर्माण की अग्रिम भूमिका निभाएं और दूसरे लोग उसको भरपूर सहयोग करने तथा साधन जुटाने में किसी प्रकार की कमी न रखे, तभी बात बनेगी। महिला जागरण से अभिप्राय उस पुरुष
वर्ग को भी सम्मिलित रखने का है, जो इस महान प्रयोजन की उपयोगिता समझते हैं और उसमें सहयोग देने के लिए उत्सुक है। जागृत नारी संगठित रूप से अपने निजी परिवार को तथा संपर्क क्षेत्र को प्रभावित करे। इसके लिए समय निकाले और संघबद्ध होकर काम करे। उसे घर परिवार का कार्यभार वहन करते हुए भी इतना समय बच सकता है जिसमें अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत कुछ किया जा सके। घर में भी संगठित प्रयास करने होंगे और बाहर संपर्क क्षेत्र में भी वही नीति अपनानी होगी। मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था न बन सके तो न किसी घर कुटुंब को सुसंस्कृत बनाया जा सकेगा और न सामूहिक प्रयासों से इस सृजन प्रवाह को अग्रगामी बनाया जा सकेगा। अतएव जागृत नारी को गृह व्यवस्था की तरह ही परिवार परिष्कार का काम दैनिक कृत्यों में सम्मिलित करना है। वहाँ पुरुष वर्ग को भी अपने घरों की नारियों को इसके लिए समझाना, उत्साह भरना, सहयोग देना तथा अवसर प्रदान करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। कैदी और जेलर की स्थिति बदली जानी चाहिए। जनसंपर्क में आने पर पुरुष यदि कुमार्गगामी नहीं होता तो नारी के ऊपर यह अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वह नारी जागृति के लिए पड़ोस में जाना या पड़ोसियों को बुलाना आरंभ करेगी तो दुराचारिणी हो अथवा उनके काबू में न रहेगी। महिला जागृति के सदस्य भी यदि इसी क्षुद्रता से घिरे रहें और सामंतवादी आतंक को छोड़ सकने में सहमत न हो सके तो समझना चाहिए कि इतने दिन तक उनके घर में महिला जागरण अभियान का आलोक पहुंचना निरर्थक चला गया। प्रगति के लिए अवसर तो मिलना ही चाहिए। समय और सुविधा न मिले तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। प्रत्येक भावनाशील पुरुष का इस युग संध्या में परम पवित्र कर्तव्य है कि वह आपके घरों की प्रभाव क्षेत्र की महिलाओं को अवसर देने और दिलाने का प्रयत्न करे कि वह अभियान की गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए घर में तथा घर के बाहर उपयुक्त अवसर प्राप्त कर सके। इसके लिए समय संबंधी सुविधा देने के लिए वर्तमान ढर्रे में आवश्यक हेर फेर करना होगा, अन्यथा बेतुकी अस्त व्यवस्था में ही वह जकड़ी रहेगी और कुछ कहने लायक काम न होने पर भी घेरे में घिरी बंधनों में जकड़े कैदी की तरह समय गवाती रहेगी। नर का प्रथम सहयोग यही हो कि वह महिला जागरण की गतिविधियों में अपने घर की तथा पड़ोस की महिलाओं को अधिक संख्या में सम्मिलित होते रहने का उपाय सोचे और निरंतर प्रयत्न करके इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करे। कार्य की गरिमा, विशालता और संभावनाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि उसका उत्तरदायित्व वहन करने के लिए एक सुसंगठित तंत्र खड़ा किया जाए। तिनके बटकर मजबूत रस्सा बनाया जाता है। यह सभी जानते हैं। यह भी सभी जानते हैं कि कमजोर धागे मिलकर उपयोगी वस्त्र बनते हैं। एक एक वोट मिलकर समर्थ से समर्थ शासन को हटा मिटा सकते हैं। सेना से लेकर कारखानों तक जितने भी समर्थ तंत्र है वे सुदृढ़ संगठन के आधार पर ही बनते हैं। नाम चाहे महिला जागरण हो या परिवार निर्माण, उस महान प्रयोजन के लिए तदनुसार भावना रखने वाले और प्रयास करने वाले वर्ग का एक सुव्यवस्थित संगठन होना ही चाहिए। इसके लिए महिला शाखा संगठन के रूप में एक बार प्रयत्न किया भी जा चुका है। परिवार निर्माण के लिए उन संगठनों को नए सिरे से अनुप्राणित किया गया है और संगठन को नई चेतना प्रदान की गई है। इसके लिए परिवार निर्माण की आवश्यकता और महत्व को समझने वाले विचारशील परिजनों से स्थानीय संगठन का ढांचा तैयार करने की अपेक्षा की गई है। उत्साही लोगों को इसके लिए सर्वप्रथम आगे आना चाहिए। कुछ लोग सदा अग्रणी होते हैं, पीछे अनुकरण एवं अनुगमन करने वाले तो अनेक हो जाते हैं, पर अग्रगमन के लिए साहस चाहिए। नेतृत्व करने वालों की अनुगामियों से अधिक कष्ट नहीं उठाने पड़ते, पर उन्हें जो अधिक श्रेय सम्मान मिलता है उसका कारण एक ही है कि वे दूसरों की प्रतीक्षा किए बिना अपने बलबूते आगे बढ़ने का साहस जुटा सके। दूध गर्म करने पर मलाई उभरकर ऊपर आ जाती है और तैरने लगती है। यही मनुष्य की विशिष्टता है जो
सत्प्रयोजनों में आगे बढ़कर भाग लेने वाली में प्रत्यक्षतः दृष्टिगोचर होती है। परिवार निर्माण का संगठित शुभारंभ करते हुए ऐसी ही प्रतिभाओं की आवश्यकता है जो स्वयं आगे बढ़े और अन्यान्यों को साथ लेकर आगे बढ़ चले। ऐसे अग्रगामी हर जगह पाए जाते हैं। मिशन के कार्यवाहक, टोली नायक, कर्मठ कार्यकर्ता, समयदानी प्रायः इसी स्तर के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। उन्हें ही परिवार निर्माण के अभिनव कार्यक्रम को हाथ में लेने, संगठित करने और आगे बढ़ाने के लिए मुहिम संभालनी चाहिए। जागृत आत्माओं में मिशन की पत्रिकाओं के सदस्यों की गणना हो सकती है। सर्वप्रथम इन्हीं को एकत्रित और संगठित किया जाए। महिला जागृति, युग निर्माण, अखंड ज्योति और युग शक्ति के सदस्यों से अग्रणी लोग स्वयं मिले, मात्र बुलावा न भेजे। उन्हें परिवार निर्माण को सुसंगठित और व्यापक बनाने के लिए किसी निर्धारित तिथि पर, निर्धारित स्थान पर एकत्रित होने के लिए कहा जाए। संभव हो तो उसी दिन अथवा एक दिन पहले नियत समय पर, निर्धारित स्थान पर एकत्रित होने के लिए कहा जाए। संभव हो तो उसी दिन अथवा एक दिन पहले नियत समय पर एकत्रित होने का स्मरण फिर से दिला दिया जाए। आग्रह और अनुरोध जब प्रभावशाली लोग किसी ऐसे काम के लिए करते हैं जिसमें एकत्रित होने वालों का भी स्वार्थ सधता हो, तो उपस्थिति में बहुत कमी नहीं रहती। पत्रिकाओं के सदस्यगण यह जान चुके हैं कि परिवार निर्माण अभियान पर क्यों जोर दिया जा रहा है और उसे अग्रगामी बनाने में मिशन की समस्त योजनाओं का किस प्रकार सीधा संबंध है। एकत्रित लोगों को संक्षेप में इन तथ्यों को प्रभावशाली प्रतिपादनों द्वारा समझा दिया गया तो उन्हें विद्य परिजनों के गले उतार देना और उसमें सहयोग करने के लिए सहमत कर लेना कुछ कठिन नहीं है। मुख्य प्रश्न संगठन खड़ा करने और उसे गतिशील करने का है। इस प्रयोजन के लिए सर्वप्रथम यही विचारणीय है, उपस्थित लोगों में से कौन अपने प्रभाव का किस प्रकार उपयोग करेगा और अपने घर की तथा संपर्क की महिलाओं को नव संगठन की सदस्य बनाएगा। आमतौर से महिलाएं संकोची स्वभाव की होती है, सामुदायिक कार्यों में सम्मिलित होते हुए झिझकती है, फिर वे घरेलू कामों में व्यस्त भी रहती है। प्रगतिगामी स्तर के बड़े बूढ़े प्रायः घर की स्त्रियों को बाहर जाने में कई प्रकार की आशंकाएं करते हैं और उन पर रोकथाम करते हैं। इन कठिनाइयों के कारण यह प्रश्न कठिन ही रहेगा कि महिलाएं संगठन में सम्मिलित हों और इसका सदस्यता शुल्क साप्ताहिक सत्संगों में उपस्थित होने के रूप में चुकाया करें। साप्ताहिक सत्संग ही इस संगठन की रीढ़ है। जो महिलाएं उनमें उपस्थित होती रहेंगी, उन्हीं से यह आशा की जा सकती है कि आवश्यक जानकारियां और प्रेरणाएं लगातार प्राप्त करते रहने के कारण अपने घरों का वातावरण बनाने तथा मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकेंगी। अस्तु, सत्संगों में उपस्थिति को ही सच्चे मन से सदस्यता स्वीकार करना माना गया है। इस प्रथम सम्मेलन में विचारशील पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आमंत्रित एकत्रित किया जाए और घुमा फिराकर एक ही बात पर जोर दिया जाए कि सत्संग में एकत्रित होने वाली विचारशील महिलाएं कौन कितनी जुटा सकता है। इसके लिए मात्र सूचना देने भर से काम न चलेगा। वे जिस कारण उपस्थित न हो पाएंगी, उन कारणों की कल्पना करना एवं समाधान निकालना भी उन्हीं का काम है, जो सदस्याएं बनाने का उत्तरदायित्व उठाएं। एकाध बार आकर शिथिल न होने लगे, इसके लिए उत्साह भरते रहना, सम्मिलित होने का सत्परिणाम समझाते रहने की आवश्यकता बहुत समय तक बनी रहेगी। जो इतनी लंबी और बहुत समय तक चलने वाली भूमिका निभा सकेंगे, उन्हीं का वचन पूरा हो सकेगा, जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निमित्त दिया था। संगठन को महिला जागरण शाखा का पुराना नाम ही दिया जाए। इसमें महिलाओं के नेतृत्व की प्रधानता का बोध होता है। यह उद्देश्य परिवार निर्माण है और उसमें पुरुषों का भी योगदान है। इतने पर भी उन्हें सहयोगी के रूप में ही काम करना है। युग निर्माण शाखाएं पहले से ही चलती है।
पुरुष उनके माध्यम से अपनी बहुमुखी प्रयासों को जारी रख सकते हैं और परिवार निर्माण में महिलाओं का हाथ बटाने की योजना सम्मिलित रख सकते हैं। चूंकि परिवार महिलाओं के नेतृत्व में ही परिष्कृत बना सकता है, इसलिए परिवार निर्माण जैसा नाम न देकर महिला शाखा कहना ही उपयुक्त समझा गया है। इसमें एकत्रित होने वाली महिलाएं ही रहेंगी, तो पुरुषों की घुसपैठ होने की गुंजाइश न रहेगी और वैसे किसी लोकोपवाद का डर न रहेगा, जिसके कारण संगठन को क्षति पहुंच सकती है। ऐसे ऐसे अनेक तर्कों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परिवार निर्माण आंदोलन का आरंभ करते हुए उसका पुराना नाम ही सही समझा गया है। महिलाएं सदस्या रहेंगी। सदस्या की फीस सत्संग में उपस्थित है, जो 52 सप्ताहों में से आधे अर्थात 26 में भी उपस्थित न हो सके, उसे सदस्या नहीं, दर्शिका ही माना जाएगा। पुरुष सभ्य कहलाएंगे और वे महीने के दूसरे और चौथे रविवार को एकत्रित होकर यह विचार किया करेंगे कि मिशन को अग्रगामी बनाने में उनका अधिक योगदान किस प्रकार संभव हो सकता है। इस कार्य के लिए उन सभी को जनसंपर्क के लिए निकलना पड़ेगा जो इस प्रयास के समर्थक हैं। उसके लिए दो दो की टोलियां बननी चाहिए और अपने अपने परिचय क्षेत्र में संपर्क साधने के लिए योजनाबद्ध रूप से निकलना चाहिए। महिला महिलाओं से और पुरुष पुरुषों से संपर्क साधे। उद्देश्य एक ही होना चाहिए। विचारशील महिलाएं साप्ताहिक सत्संग में नियमित रूप से सम्मिलित हुआ करें। उत्साह भरे प्रयत्नों का परिणाम सदा आशाजनक सफलता के रूप में उत्पन्न हुआ है। महिला शाखा का गठन जहां भी भाव भरी मनस्थिति में किया जाएगा, वहां वह निश्चित रूप से सफल होगा। शाखा का कार्यालय वही होना चाहिए। साप्ताहिक सत्संग के लिए बड़ी खुली सी जगह चाहिए, जहां 100 तक की उपस्थिति को बैठने की तथा यज्ञ हवन करने की सुविधा हो। यह कार्य बहुत छोटी तथा बंद जगह में भी नहीं हो सकता। या थोड़ी उपस्थिति में छोटी जगह में भी काम चल सकता है। सदस्याएं सभी होंगी। इनकी टोली नायिका एक रहे, वही दफ्तर आदि संभाले। पैसे का हिसाब भी वही रखे। बहुत पदाधिकारी बनाने से आपस में व्यर्थ की खींचतान चलती तथा मनोमालिन्य बढ़ता है। मोहल्लों में कोई बड़ा नगर बंटता हो तो उन क्षेत्रों की सूत्र संचालिका को टोली नायिका कहा जाएगा। जहाँ छोटा गांव है और एक शाखा में ही काम चल जाता है, वहां उसे कार्यवाहिका कहा जाएगा। जहाँ कई मोहल्ले शाखाएं हैं, वहां की टोली नायिकाओं को एक सूत्र में बांधे रहने वाली एक कार्यवाहिका भी होगी, जिनके नाम इसके लिए उपयुक्त समझे जाएं। उनका नियुक्ति पत्र हरिद्वार से प्राप्त कर लिया जाए। सभी महिला शाखाएं शांति कुंज हरिद्वार से चलने वाले महिला जागरण अभियान की इकाइयां हैं। सभी शांति कुंज में पंजीकृत रहेंगी। सदस्याओं और सभ्यों के आवेदन पत्र हरिद्वार भेजने चाहिए। उनकी एक नकल स्थानीय शाखा कार्यालय में भी रहनी चाहिए। हर शाखा के पास निम्नलिखित रजिस्टर रहने चाहिए और उनमें तथ्यों का विधिवत उल्लेख होता रहना चाहिए। एक आय व्यय रजिस्टर, 2 महिला सदस्यों एवं पुरुष सदस्यों का रजिस्टर, 3 साप्ताहिक सत्संगों की उपस्थिति, 4 कार्यवाही सामयिक मीटिंग रजिस्टर, 5 स्टॉक रजिस्टर, 6 पत्र व्यवहार रजिस्टर, 7 पुस्तक सूची रजिस्टर, 8 पुस्तक को देने वापस लेने का रजिस्टर। साप्ताहिक सत्संग रविवार को न रखकर गुरुवार या अन्य किसी दिन रखना चाहिए। रविवार को घरों में प्रायः काम बढ़ जाता है। उस दिन बाहर जाने में कामकाजी महिलाओं को प्रायः असुविधा ही होती है। महिलाओं के लिए एक विद्यालय क्रम भी चलाना पड़ेगा। निरक्षरों को साक्षरता, इच्छुक को संगीत, सिलाई आदि कुटीर उद्योगों की शिक्षा, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य, शिशुपालन, स्वास्थ्य रक्षा, गृह व्यवस्था आदि उपयोगी विषयों का शिक्षण क्रम निरंतर चलना चाहिए। इसके लिए सुशिक्षित महिलाओं से अवैतनिक सेवा करने एवं समय देने के लिए अनुरोध करना चाहिए। जहाँ सुविधा एवं आवश्यकता समझी जाए, वेतन देकर भी अध्यापिका रखी जा सकती है। जो नित्य न आ सके, 1 दिन या 2 दिन बीच में देकर भी पाठशाला में आने का और सीखे हुए विषयों का
घर पर अभ्यास करते रहने का क्रम चला सकती है। महिलाओं के सभी कार्यक्रम मध्यांतर 2 से 5 के बीच ही ठीक पड़ता है। यही समय उसकी सुविधा का है। परिवार निर्माण की वे सभी प्रवृत्तियां जो महिलाओं से संबंधित हो, इन्हीं 3 घंटों में रखनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में अन्य समय उनके लिए सुविधाजनक नहीं रहेगा। महिला पाठशाला के लिए छोटा स्थान काम दे सकता है। उसमें साप्ताहिक सत्संगों जैसी भीड़ नहीं हो सकती। औसतन 20 महिलाओं का प्रशिक्षण क्रम चलता रहे तो बहुत है। स्थान की व्यवस्था इसी आधार पर की जानी चाहिए। दफ्तर, सत्संग स्थान एवं विद्यालय आवश्यक नहीं कि एक ही जगह पर हो। सुविधानुसार उन्हें पृथक पृथक स्थानों पर भी रखा जा सकता है। संगठन के समय ही यह स्थान संबंधी निर्धारण भी किया जाना चाहिए। इस प्रकार परिवार निर्माण की प्रक्रिया हर स्थान पर किसी न किसी रूप में आरंभ की जा सकती है। उन प्रयोजनों के लिए अर्थ साधनों की आवश्यकता भी पड़ेगी। शाखा संगठन ठीक प्रकार से चलने लगे, इसके लिए कुछ उपकरण अत्यंत आवश्यक है और उन्हें जुटाना भी धनसाध्य है। इसके लिए चंदा करके महिला शाखा को देना पुरुषों का ही काम है। यूं कुछ तो महिलाएं भी आपस में करेंगी ही। साप्ताहिक सत्संग में हवन, संगीत के वाद्य यंत्र, यज्ञ के आवश्यक उपकरण, हवन पद्धति की 25 प्रतियां, पुस्तकालय के लिए साहित्य, रजिस्टर, साइन बोर्ड आदि उपकरणों की तुरंत आवश्यकता होगी। स्लाइड प्रोजेक्टर और लाउड स्पीकर, ये 2 आवश्यक मशीनें हर शाखा के पास चाहिए। बिछाने के फर्श अपने होने चाहिए। दफ्तर जहां भी स्थापित होगा वहां फर्नीचर, अलमारी आदि की आवश्यकता पड़ेगी। उपरोक्त वस्तुएं एकत्रित करने में प्रायः 2000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। कम साधन होने पर स्लाइड प्रोजेक्टर, लाउड स्पीकर की रकम 1000 रुपये का बाद में भी प्रबंध हो सकता है। इसी प्रकार कम राशि में अन्य कटौतियां भी हो सकती है। प्रयत्न यही रहना चाहिए कि नवनिर्मित महिला शाखा की आरंभिक पूंजी 2000 की जुट सके और आवश्यक सभी सामान एकत्रित हो जाने पर कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। ये थोड़ी सी आवश्यकताएं पूरी कर लेने पर महिला जागरण का, परिवार निर्माण का कार्य अभियान स्तर पर आरंभ हो सकता है। जब कोई प्रक्रिया या कार्य चल पड़ता है तो उसमें सहयोग देने के लिए फिर कई व्यक्ति आगे आ जाते हैं और अग्रगामी लोगों का अनुगमन करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार निर्माण अभियान को अग्रगामी बनाने के लिए कुछ प्रतिभाएं आगे आएं और प्रस्तुत प्रयोजन में अपना कुछ अधिक समय लगाएं। विचारशील परिजनों को इस तरह से प्रयास तुरंत आरंभ करना चाहिए।